देश में माओवाद से छुटकारा पाने के लिए एक डेडलाइन तय की गई। कहा गया 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है, बंदूक मजबूती से बस्तर में चल रही है, क्योंकि बंदूक के बल पर कभी बस्तर कब्जा किया गया था। हालांकि समर्पण नीति भी है, विकास की बात भी है, लेकिन जहां तक ये अभियान पहुंचा है, लोगों के भीतर उम्मीद बहुत ज्यादा जग गई है। इसके जिन लोगों ने परिकल्पना की थी, जो लोग इसकी नींव रखे थे, छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म हो, इसके लिए जो योजनाएं बनाते थे, वैसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त राजीव माथुर साहब हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि इस पूरे नक्सलवाद के निपटारे के लिए जिस रणनीति पर काम किया जा रहा है और आगे जो होना है वो चलेगा कैसे। सर, ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला ही सवाल यही है कि लोगों को अभी लगने लगा है कि देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, सुरक्षा एजेंसियों ने ये कदम उठा लिया है, भरोसा जबरदस्त है। आपको क्या लगता है सर? अरे, हमें तो गजब का भरोसा है अपने फोर्सेस के ऊपर। हमें बड़ा गर्व है उनके ऊपर, क्योंकि वो जो जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह का रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो अद्वितीय है। अभी तक जो दृश्य था वो इसका उलट था। ज़्यादातर ये खबरें आती थीं कि हमारे आदमी शहीद हो गए, मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने दुश्मन को धराशायी किया। दुश्मन तो नहीं कहेंगे, जो हमारे भटके हुए जो हमारे भाई हैं वो धराशायी हुए। तो ये बड़ा एक सुखद नया एक दृश्य बन रहा है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी जो राज्य ने जो नीतियाँ अपनाई, ये नीतियाँ एक के बाद एक सफल हो रही हैं। नीति क्या थी कि हम समर्पण करवाएं उनसे, और समर्पण के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें, और जो समर्पित नक्सली हैं उनसे एक प्रकार से हम उनको पुलिस के साथ हम कदम करें, उनको जोड़ें। तो ये जो परिकल्पना थी, ये जो एक एक्सपेरिमेंट था, ये 100% ये सफल हुआ। और आज ये जो डीआरजी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, ये बहुत बेहतर काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। और हमारे पास इंटेलिजेंस की जो एक कमी इसलिए थी इंटेलिजेंस की, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत ही सुदृढ़ था। वो क्या आपस में कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, हम उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को कभी भेद नहीं पाते थे। और आईबी ने भी हमारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करी। बहुत सारे हम लोगों को ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए गए, जो बॉडी हीट डिटेक्टिंग कैमराज हैं वो भी हमने ख़रीदे। मगर वहाँ का जो जंगल था, उसका जो फोलिएज यानी कि जो ऊपर जो पेड़ हैं, उनके पत्ते इतने घने थे कि उन पत्तों के नीचे क्या हो रहा है, इस फोलिएज के नीचे क्या हो रहा है, ये कभी पता ही नहीं लगता था, ना तो ड्रोन्स के माध्यम से, ना वो बॉडी हीट डिटेक्टिंग कैमरास के माध्यम से। और फिर उन्होंने जहाँ अपना हाइडआउट बनाया हुआ था, अबूझमाड़, अब तो आप लोगों को भी ये मालूम होगा कि अबूझ का मतलब ही ये है कि वहाँ पे कभी भी वो बूझ नहीं पाए उस इलाके को, यानी कि समझ ही नहीं पाए कि वो इलाका किस प्रकार का है, क्योंकि वो इतना घना और इतना ख़तरनाक था कि वहाँ आदमी नहीं जाता था। तो सर्वे करने वालों के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, बट इवन द ब्रिटिशर्स कुड नॉट सर्वे इट। और तो इसलिए वो नहायत ही अनसर्वेड, अज्ञात, अनजान सा इलाका था और पहाड़ी इलाका था। और वहाँ पर उन्होंने पहले केवल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे ये लोग इकट्ठा होते थे और बहुत शांत रहते थे, ताकि वो उनकी मौजूदगी का भी किसी को एहसास ना हो। मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने उसी को अबूझ को अभेद किला बना दिया। और अभेद किला कैसे बनाया कि उन्होंने चारों तरफ आईईडीज प्लांट किए कि पुलिस अगर दबे पाँव आना चाहे तो उनके आईईडीज में फंस के रह जाए। और उन्होंने बहुत सारी गुफाओं, नेचुरल गुफाओं को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। कई जगह उन्होंने गुफाओं को वो किया, उनको क्रिएट किया, बंकर्स बनाए। और उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंतज़ाम किए
कि बहुत ही मुश्किल था वहाँ तक फोर्स का जाना। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि एक पॉलिटिकल विल पावर और डीआरजी का गठन, तीसरी बात आपने कही कि जो टेक्निकली हम मजबूत हुए, ड्रोन्स मिले या दूसरी चीज़ें हुई, अब उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। हम कैंप भी अंदर बना रहे हैं। ऑपरेशन इस नक्सल के अब इस अभियान को ख़त्म कर ले जाएगा? नहीं, ये तो ख़त्म होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि उनके सारे जो डंप्स हैं जहाँ पे वो सारे हथियार रखते थे, जहाँ पे वो उनके सारी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी, सब तो हमने लोकेट कर ली हैं। क्या है, जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया कि हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी रहती थी, स्ट्रैटेजी की कमी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक से एक फोर्स था, एक से एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर था, मगर हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी रहती थी। ये हम एडमिट करते हैं। ये इंटेलिजेंस की कमी बहुत हद तक डीआरजी ने पूरी करी। डीआरजी मतलब जो समर्पित नक्सलियों के मदद से जो हमने जो फोर्स तैयार किया, उन्होंने हमको नक्सलियों के बारे में जो सूक्ष्म जानकारियाँ दी और जो सीक्रेट जानकारियाँ दी, उसका हमने लाभ उठाया, और वो लाभ उठाने की वजह से स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल हुआ, और ये दोनों हम कदम हुए और एक दूसरे की पूर्ति किए, और इसी तरह से हमने बल मिला, एक और एक मिलकर 11 हुए। सर, एक दोहरी मार की बात आती है। ये पुलिस पर थोड़ा सा सवाल उठता है कि अगर नक्सलियों के पक्ष में ग्रामीण जाएं तो नक्सली नाराज होते हैं, पुलिस को न बताएं तो ग्रामीण मारे जाते हैं। वहाँ विकास की क्या किरण दिख रही है आपको? ये जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये आज से 6-7-8 साल पहले की ये दास्तान थी। अब ये एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति नहीं रही, क्योंकि एक तरफ का कुआं पाट दिया गया है। अब वो इतना ज़्यादा भरोसा और कॉन्फिडेंस अब पुलिस के ऊपर है कि अब वो केवल एक तरफ खाई है, मतलब नक्सलियों की खाई है, दूसरा का कुआं पट चुका है। और अब वहाँ का जो लोकल है वो विकास चाहता है, उसने विकास की झलक देख ली है, उसने विकास के प्रकाश को महसूस कर लिया है, और अब वो बेताब है विकास के रास्ते पे चलने के लिए, विकास को आमंत्रित कर रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनकी इस भूख को, विकास की भूख को पूरा पोषित कर रहे हैं। और कई जगह उन्होंने खुद ही घोषणा करी कि यहाँ पे स्कूल भी बनेगा, यहाँ अस्पताल भी बनेगा, और यहाँ पे विकास कार्य होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो अटेंड करी है, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये जो नक्सली इलाका है जो मुक्त हो रहा है इनके प्रभाव से, उसके विकास के लिए उन्होंने जमकर चर्चा करी होगी, और अपने जो भी योजनाएं हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखकर और उनसे उसमें मदद मांगी होगी। सर, लगभग 40,000 करोड़ की परियोजनाओं के बारे में चर्चा हुई है, ऐसी बातें निकल करके आई हैं नीति आयोग से। लेकिन सर, अभी भी जो आपने जिक्र किया कि अंग्रेज वहाँ नहीं गए, अबूझमाड़ को नहीं बूझा जा सका, विकास योजनाएं वहाँ पहुँचेंगी, कई लोगों का ऐसा मंतव्य है कि इसमें कुछ मिथक है, क्योंकि अभी तेलंगाना की राजनीति कुछ अलग मुद्दे पर गई है। माओवादियों से बात करने का सलाह एक दूसरी पार्टी के द्वारा या लोगों द्वारा दिया जा रहा है, तो ये जो राजनीतिक विभेद है, ये संभवतः कहीं कुछ हद तक रोक पाएगा। ऐसा कुछ लोगों का सोचना है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा है, मगर इसमें सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि अब तो ये कमर इनकी टूट गई। ख़ास तौर से बसव राजू के एनकाउंटर के बाद तो ये कमर उनकी टूट चुकी है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमको जो इनके प्रयास हैं वार्ता के, उसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उस भ्रम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनकी जो वार्ता जो होती हैं
वो हमेशा से अपने आप को रीइंफोर्स करने के लिए ये लोग एक मौका ढूंढते हैं वार्ता के बहाने से, और अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को वापस पाने के इनका एक तरीका है वार्ता। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बिल्कुल एक सही स्टैंड दिया है कि हम वार्ता नहीं, अब आप को मुख्य धारा में आने का आमंत्रण देते हैं। मगर इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि अभी हमने कमर तोड़ी है, मगर इनकी जो लंग्स हैं, इनके जो ऑक्सीजन मिल रही है, हमें आप अगला ध्यान उसकी तरफ देना होगा। सर उसको थोड़ा सा बता दीजिए, लोग समझना चाहेंगे कि ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है। ये ऑक्सीजन आ रही है, आप भी जानते हैं, अर्बन नक्सलाइट्स से। हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री जी इस बार इशारा कर चुके हैं कि हमारे यहाँ शहरों में अर्बन नक्सलाइट्स हैं जो कि एक रिस्पेक्टिबिलिटी का एक जामा पहने हुए हैं, जनता के बीच में हैं, और एक इनोसेंस का और एक इंटेलेक्चुअलिज्म का जो एक जामा पहन के वो जनता के बीच में इसको रिस्पेक्टेबल बनाने का जो एक कुत्सित कार्य कर रहे हैं, अब उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। और उनके जितने भी उनका जितना भी फाउंडेशन है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। उनको पहले हम आइडेंटिफाई करें, आइसोलेट करें और उनको फिर डिसमेंटल करें। और ये तो नक्सल जो अर्बन नक्सल हैं, इसके अलावा एक और सोर्स है जहाँ से ये लोग पोषित होते हैं, और वो सोर्स है दिल्ली में स्थित एक बहुत ही अग्रणी यूनिवर्सिटी। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि काम तो अच्छा कर रही है, भारत सरकार से बहुत सारा वो मदद भी पाती है, और भारत सरकार उसको बहुत राशियां देती है, बड़ी बड़ी राशियां देती हैं। सब्सिडाइज्ड है वहाँ की शिक्षा, वहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़, वहाँ के कैंटीन वगैरह। फिर भी वहाँ पे जो पुराने जो लेफ्टिस्ट सोच के जो उनके जो प्रोफेसर्स हैं और उनके जो टीचर्स हैं, वो जो हमारे मेधावी छात्र हैं, उनके मन में इस तरह के विचार वो भरने का प्रयास करते हैं कि आप विध्वंसक मानसिकता पैदा कीजिए अपने अंदर, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कीजिए। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है, जिसको वो इंटेलेक्चुअलिज्म का नाम देते हैं, इसको हमें ख़त्म करना होगा। ये जो नक्सलिज्म है, ये एक फेल्ड आइडियोलॉजी है, मगर उस यूनिवर्सिटी में एक फेल्ड आइडियोलॉजी को लगातार खींचे जा रहा है, उसमें दम भरने का प्रयास किया जाता है। और ये जो हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर्स हैं, उनको बहुत ही गलत एक वो दिया जा रहा है। तो ये ख़त्म होना चाहिए। भारत सरकार ने थोड़ा थोड़ा लगाम कसना शुरू किया है, वहाँ के वाइस चांसलर साहब ने भी इस ओर प्रयास करने शुरू किए हैं, मगर इसमें हमें वो अभी भी मतलब हावी तो वही हैं आज की तारीख में। तो इसलिए जो उनका जो वर्चस्व है वहाँ पे, उसको अब समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ये पनपता है, वहाँ से ये पोषित होते हैं, वहाँ से ये समर्थन पाते हैं, रिस्पेक्टेबिलिटी का एक आवरण ओढ़े रहते हैं। इसको हमको उठा के फेंकना होगा, क्योंकि ये जो सोच है, इस तरह की सोच, ये पूरे विश्व में इसको वो किया जा चुका है, इसको नकारा जा चुका है, ये कहीं सफल नहीं हुई। हमारे यहाँ भी जब से इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कदम जमाए हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए ये लोग, सिवाय इसके कि इन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, हमारे फोर्स के जवानों को उन्होंने बेकार शिकार अपने गोलियों का शिकार बनाया। हासिल क्या हुआ? पूरा जो उनका वायलेंस था, ये निरर्थक साबित हुआ। जो उनका जो एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी की तरफ एक कदम नहीं गए। जनता नहीं जुड़ी इनके साथ, जो भी जनता थी इनके साथ भय से वो थी, भयभीत थी। तो भय के चलते आप जनता को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं? कोई भी इनके साथ अपनी इच्छा से नहीं आ रहा था। तो जब जो उनका जो पूरा ध्येय था, उस ध्येय का 2% क्या 0.001% भी ये लोग नहीं मीट कर पाए, सिवाय इसके कि हमारे जवानों को मारते रहे, नेताओं को मारते रहे, इनोसेंट लोगों को ये कहकर कि तुम पुलिस के मुखबिर हो, उनको मारते रहे। अचीव क्या किया इन्होंने? सर
देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था, बड़ा पैसा इनको न्यूट्रलाइज करने में लगाया जा रहा है। राजनीति इनके पक्ष में सवाल उठाती है। मारे जाने के बाद आदिवासी मारे गए हैं, इस तरह की चीज़ें कह के मनोबल गिराने की भी कोशिश होती है। तो ये सारी चीज़ें तो अपने बीच से ही लेकर के गए, शायद इसीलिए ये इतना बड़ा प्रभावी हो पाए। हाँ, तो ये तो अर्बन नक्सलवाद का ये तो हिस्सा है ना। ये वो लोग हैं जो कि इनके पक्ष में खड़े होकर और जनमानस का व्यू तैयार करते हैं। न केवल जनमानस का, इनमें मीडिया में भी बड़ा दबाव इनका था। इनका जो मीडिया में जो प्रचार करने का जो इनकी जो मशीनरी थी वो भी बड़ी पावरफुल थी और बहुत ही पैसों से बड़े बड़े एडिटर्स को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते थे ये। और मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आती है कहते हुए, हमारी जुडिशरी पर भी इनका वो रहता था। बड़े बड़े वकीलों को एंगेज करके और ये हमारे बड़े बड़े फैसले अपने पक्ष में कराने की ताकत रखते थे। और कोर्ट्स ने भी इनकी मदद को आए। जब जब ये लोग मुसीबत में पड़े, इनके जो नेता लोग हैं, तो उनको मदद भी हमारे यहाँ से इस तरह से मिली। मगर अब मेरे ख्याल से ये भी सब पुरानी बातें हो गई हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट अब इनके पक्ष में आके खड़ा होगा और इनके ह्यूमन राइट्स की बातें करेगा, क्योंकि ह्यूमन राइट वाले भी जो इनके पक्ष में खड़े होते थे वो भी उन्होंने अब अपना धीरे धीरे अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि वो मालूम है कि ह्यूमन राइट्स अब एक्सपोज हो चुका है। उनका जो हॉलोनेस है, जो उनका खोखलापन है ह्यूमन राइट्स अथॉरिटीज़ का, वो जग जाहिर है अब। तो ह्यूमन राइट्स अथॉरिटीज़ भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं। और अर्बन नक्सलियों का जो ये चेहरा है ये बेनकाब होने लगा है। ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह से करते थे, वो दिल्ली में कुछ जिसको कहते हैं ना हमारे मोदी जी, कि वहाँ बैठ के और लुटियंस दिल्ली में बैठ के जो शाम को उनकी औरतें जो हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हुए और वाइन पीती थी और इस तरह की बातें करती थी बड़ी बड़ी, ये सब अब दिन लद गए। अब ये धराशायी ही होंगे ये। सर, ये चीज़ें हम इसलिए कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की बंदूक उस बंदूक का जवाब दे रही है जो जबरन लोगों को अपने तरफ करते थे, या देश अब मन बना चुका है? ऐसा है कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं अपने फोर्सेस को दूंगा, क्योंकि ये अल्टीमेट लड़ाई जो है ये फोर्सेस की ही जीत है ये। और फोर्सेस की जीत को देखकर हमारा जो नागरिक है वो उत्साहित है। दूसरा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पॉलिटिकल विल को, क्योंकि देखिए फोर्स के पीछे पॉलिटिकल विल जो है वो बड़ा मायने रखता है। और हम इतने करीब से देखें, हमें मालूम है कि जब जब पॉलिटिकल विल स्ट्रांग हुआ है तो पुलिस का एक्शन तगड़ा हुआ है, और जब जब पॉलिटिकल विल शिथिल हुआ है या विपरीत दिशा में गया है तो पुलिस भी कंफ्यूज हुई है, और उससे पुलिस की जो स्ट्रैटेजी है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए पॉलिटिकल विल बहुत मायने रखता है। दूसरा, जो जनता इनके साथ जो खड़ी हुई है, हमारे आदिवासी भाई बहन अब स्पष्टतः इनके साथ नहीं हैं। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। इसलिए ये जो तीन चीज़ें हैं ये मिल गई हैं इसका। और फिर आप जिस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिटिकल विल है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो पॉलिटिकल विल है, दोनों जगह एक सी सरकारें हैं और ये दोनों का जो पॉलिटिकल विल है ये बड़ा तगड़ा है। पुलिस ने भी बहुत सारे अपनी गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखी इस दरमियान। हमारी इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता हुई, हमारे पास जो उपकरण थे वो एक से एक आधुनिक हुए। हमारे जो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। डीआईजी बीएसएफ तो यहीं मेरे बगल में रहते हैं, जो कि इनको रोज़ फ्लाई इन फ्लाई आउट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब अब पूरे इस ऑपरेशन में अपना रिजल्ट दिखा रही हैं और दिखाती रहेंगी। सर, बढ़ते बस्तर की कौन सी तस्वीर होगी जो बहुत बेहतरीन होगी? एक वो अधिकारी जो संभवतः बस्तर को अपने सपनों में देखता होगा। ऐसा है कि हिंदुस्तान के जितने भी सुंदर सुंदर स्थान थे उस पर ये जितने भी जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं ये काबिज हुए। हमारी कश्मीर जो इतना सुंदर
था। वहाँ पे देखिए आतंकियों ने अपना आतंक मचाया हुआ था। बस्तर इतना सुंदर इलाका, वहाँ पर ये लोगों ने अपनी पैठ जमा ली थी। इन लोगों ने 80 के दशक से अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी थी। उसके पहले का बस्तर मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं उसके पहली नौकरी में आ चुका था। तो मैं चाहता हूँ, और पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही ये इनका ये जो इनकी जो एफरवेसेंस है, जैसे ये ख़त्म होता है, जैसे ये जहर ख़त्म होता है, बस्तर अपने प्राकृतिक जो उसका सौंदर्य था, जो उसका प्राकृतिक रूप था, जहाँ दुनिया आना चाहती है, हर 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 प्राणी जाना चाहता है, जहाँ के जो वहाँ की जो मैना है, वहाँ की जो मैना है, उसकी जो बोली हम सुन चुके हैं। क्या बोली, उसके सामने तोता वगैरह ये कहीं लगते ही नहीं है। एक पूरा सेंटेंस बोल लेती है वहाँ की पहाड़ी मैना जो है। ऐसे ऐसे अद्भुत है वहाँ पे। ऐसे गुफाएं हैं जहाँ पे मछलियाँ हैं जो बिना आँख के तैरती हैं, क्योंकि खूब अंधेरा रहता है वहाँ पे। तो एक से एक अजूबे हैं वहाँ पे। वहाँ की कल्चर, वहाँ की हरियाली, वहाँ का वेजिटेशन, ये सब स्टडी करने लायक है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को, रिसर्चर्स को आके रिसर्च करनी चाहिए बस्तर के ऊपर। तो ये तो पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। वहाँ पे माइनिंग तो हो ही रही है, मगर माइनिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा जंगलों के थोड़ा विपरीत भी जाती है, इसलिए थोड़ा सा एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा माइनिंग और विकास के बीच में, और जंगल की प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, जो माफ़ कीजिए, जो आई एम श्योर बैठ जाएगा। तो मैं तो मुख्यतः इसको पर्यटन की एक प्रगति के रूप में देखता हूँ, और एक जो वो इलाका जिसने विकास के प्रकाश से महरूम रहा, वो आलोकित हो जाएगा विकास के प्रकाश से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो एक नई जानकारी कि 1980 वाली मैना जब बस्तर में बोलती थी तो कौतूहल और किलकारी विकास की थी। अब नक्सलवाद को वहाँ कहना पड़ेगा मैं ना, और फिर बोलेगी वहाँ 1980 वाली मैना। कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ईटीवी भारत, रायपुर।